Hello everyone, this is Archie Verma and in this video we are going to talk about the male reproductive system. But before starting the video, you can join my Telegram channel to solve it out completely for free. So let's start with the video. तो जैसे हम लोग चैप्टर का नाम देख सकते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो एग्जैक्टली रिप्रोडक्शन किस तरीके से शो करते हैं। ठीक है, तो जैसे हम लोग को पता है कि हम लोग ह्यूमंस हैं, तो ह्यूमंस जो हैं उनका जो किंगडम है वो एनिमलिया किंगडम से बिलोंग करते हैं। उनका फाइलम जो है वो हमारा फाइलम है कॉर्डेटा। ठीक, एग्जैक्टली अगर हम देखें तो ह्यूमन बीइंग्स सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक, ह्यूमन बीइंग्स सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं केवल और केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है, जिसमें कि दो गैमीट्स बनेंगे, एक मेल गैमीट होगा, एक फीमेल गैमीट होगा और दोनों फर्टिलाइज करेंगे। जब दोनों आपस में आके फ्यूज़ करेंगे तभी ऐसे टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन को हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल सकते हैं, जिसमें कि हम लोग बेसिकली बात करते हैं कि सेक्स सेल्स का फ्यूजन हो रहा है या नहीं हो रहा। ओके, उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं ह्यूमन बीइंग्स के अंदर ही रिप्रोडक्शन की, तो पहले हमने बात कर ली कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। दूसरी चीज़ आती है कि हम लोग विविपेरस ऑर्गेनिजम्स हैं, हम लोग विविपैरिटी को दिखाते हैं। बेसिकली विविपैरिटी का मतलब क्या होता है? विविपैरिटी का मतलब होता है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स देखो, विविपेरस ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं? विविपेरस ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं कि वो डायरेक्टली एक यंग वन को बर्थ देते हैं। ठीक है, वो यंग वन को बर्थ देते हैं। जैसे कि हम अपने बारे में बात कर सकते हैं, जैसे हम लोग लायन के बारे में बात कर सकते हैं, जैसे हम लोग गाय के बारे में बात कर सकते हैं। मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स जो हैं, मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स जिसमें कि ह्यूमन बीइंग्स पे आते हैं, हम लोग मेनली विविपैरिटी शो करते हैं। कुछ एक्सेप्शंस भी हम लोग, लेकिन हम लोग बात करते हैं मेजॉरिटी की। तो मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स जो है वो विविपैरिटी शो करते हैं, जिसमें कि जैसे हम लोग बात करते हैं सांप के बारे में बात करते हैं, या फिर हम लोग चिड़ियों के बारे में बात करते हैं। तो ये जो बर्ड्स हैं, जो स्नेक्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, बेसिकली ये लोग एग ले कर रहे होते हैं। ये लोग एग ले करते हैं, ऑब्वियसली बात है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, वो होते हैं ओविपेरस, बिकॉज वो जो एग होता है उसको ले कर रहे होते हैं। लेकिन हमारे अंदर क्या है, हम लोग विविपेरस ऑर्गेनिजम्स हैं, क्योंकि हम लोग जो डायरेक्टली एक इंसान का बच्चा है उसको हम डायरेक्टली यू कैन से कि हम उसको बर्थ दे रहे हैं, हम लोग उसको पैदा कर रहे हैं डायरेक्टली। ओके, इस वजह से हम लोग जो है वो विविपेरस ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आते हैं। उसी के बाद में जब हम बात करते हैं कि हम लोगों के अंदर अगर हम एक मेल को उठाएं और एक फीमेल को उठाएं, तो हमारे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो इवेंट्स होते हैं, जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं, वो काफ़ी हद तक आपको देखने को मिलेगा कि सेम है। जैसे कि आपको देखने को मिलेगा कि पहले गैमेटोजेनेसिस हो रहा है, यानी कि मेल के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, एंड जो फीमेल है उसके अंदर ऑब्वियसली बात है ओवा का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद में जो डिपोजिशन है मेल गैमीट्स का इनटू द फीमेल ट्रैक्ट, इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, वो होता है। ठीक है, यानी कि बेसिकली आप उसको बोल सकते हो कि इंसेमिनेशन हो रहा है। ठीक है, इंसेमिनेशन हो रहा है। उसके बाद में आप बोल सकते हो कि अगर फीमेल गैमीट वहाँ पे अवेलेबल है तो मेल गैमीट जो है उसके साथ में जाके फ्यूजन कर सकता है। तो उस कंडीशन को हम बोल सकते हैं कि ये जो इवेंट है उसको बोल सकते हैं कि फ्यूजन होने को फर्टिलाइजेशन हो रहा है। जब एक मेल गैमीट है, यानी कि ये जो स्पर्म है, अगर वो हमारे जो ये ओवा है उसके साथ में जाके फ्यूज़ कर जाएगा, तब उस चीज़ को हम बोलते हैं कि फ्यूजन हो गया है या फिर फर्टिलाइजेशन एग्जैक्टली हो गया है। उसके बाद में क्या होगा, इन सब चीज़ों के बाद में जब फ्यूजन हो चुका है एक मेल और फीमेल गैमीट का, तब हमारे पास एक जाइगोट बनने वाला है। तब हमारे पास एक क्या है, एक जाइगोट बनने वाला है, जो कि एक सिंगल सेल जाइगोट होता है इसके पास, यानी कि एक सिंगल सेल जाइगोट होता है। ठीक है, जो कि आगे जाकर के बहुत ज़्यादा फ्यूजन करने वाला है। इतना ज़्यादा फ्यूजन नहीं, बेसिकली बहुत ज़्यादा माइटोसिस परफॉर्म करने वाला है और अपने आप को डिवीजन करते मल्टी सेलुलर कंडीशन में लेके चला जाएगा। इस तरीके से चीज़ें होती हैं। उसके बाद अब हम बात करना शुरू करते हैं। जैसे हमने देख लिया कि मेनली जब आप बात करते हो एक मेल के अंदर एक फीमेल के अंदर रिप्रोडक्टिव इवेंट्स के लिए, तो चीज़ें जो होती हैं वो काफ़ी हद तक सेम सी होती हैं। ठीक है, कि अब पहले बचपन में हो गए, आप फिर प्यूबर्टी में आओगे। प्यूबर्टी के अंदर आपके पास LH और FSH, LH और FSH का लेवल इंक्रीज़ होगा और इस वजह से आपके अंदर गैमेटोजेनेसिस होने लगेगी। उसके बाद में वही सेम चीज़ कि हम लोग एग्जैक्टली गैमेट्स का फॉर्मेशन कर पाते हैं। गैमेट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, तब वही सेम चीज़ कि मेल का जो स्पर्म्स होते हैं वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाके डिपॉजिट करने पड़ते हैं, इंसेमिनेशन होता है एंड देन फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक, तो कहने का मतलब क्या, एंड अभी हम बात करेंगे कि और कौन से इवेंट्स होते हैं, लेकिन मतलब क्या है कि जब आप ऐसे देखोगे तो आपको एक मेल में और फीमेल के अंदर बहुत सारे डिफरेंस देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि अगर आप देखोगे तो जो फीमेल की वॉइस होती है वो हाई पिच्ड होती है, मेल का जो वॉइस होता है वो काफ़ी हद तक लो पिच होता है। ठीक है, मेल की बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ होती है, स्पेशली जो उसका फेस रीजन है, मुस्टैच, बियर्ड आना, ये सब चीज़ें, एंड हमें बहुत सारे अलग अलग फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं मेल फीमेल के अंदर डिफरेंस के तौर पे। लेकिन जब आप देखोगे एज अ बेसिक रिप्रोडक्टिव इवेंट्स के तौर पे, तो आपको
जो मेनली चीज़ें दिख रही हैं कि माइटोसिस हो रहा है, मियोसिस हो रहा है, ये सब चीज़ हो रही हैं, तो वो आपको काफ़ी हद तक सिमिलर से देखने को मिल जाएगा। एक तरीके का सेम पैटर्न यहाँ पे फॉलो होता है, ठीक है। तो एग्जैक्टली हम लोग थोड़ा सा एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं इस पर्टिकुलर पैराग्राफ की। इसके बाद में फिर हम बात करते हैं अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक। एज यू आर अवेयर, humans are sexually reproducing and viviparous. The reproductive events in humans include formation of gametes, gametogenesis, that is sperms in males and ovum in females, transfer of sperms into female genital tract, insemination, and fusion of male and female gametes, fertilization, leading to formation of zygote. This is followed by formation and development of blastocyst and its attachment to uterine wall, implantation, embryonic development, gestation and delivery of the baby, parturition. अब एग्जैक्टली देख लेते हैं इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में जो भी तक हमने पढ़ा उसमें था क्या। काफ़ी हद तक चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी, लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ें समझ में नहीं आई होंगी। तो एग्जैक्टली हमने क्या बात की, अभी तक हमने बात की ये कि एक मेल के अंदर एक स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ, एक फीमेल के अंदर एक ओवा का फॉर्मेशन हुआ। मेल ने जो अपने स्पर्म्स थे वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर, वजाइना के अंदर डिपॉजिट कर दिए एंड वो क्रॉस करते करते यूट्रस तक पहुँचे एंड फैलोपियन ट्यूब तक जाके पहुँचे। उसके बाद में मेल गैमीट का यानी कि स्पर्म्स का और जो हमारा ओवा था उन दोनों का फर्टिलाइजेशन हो गया, उन दोनों का बेसिकली फ्यूजन हो गया था। उस पर्टिकुलर इवेंट को हम लोगों ने फर्टिलाइजेशन का नाम दे दिया कि एक मेल गैमेट का फ्यूजन होना, एक फीमेल गैमेट का फ्यूजन होना आपस में, उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो जैसे ही ये मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हुआ, जैसे ही एक मेल गैमीट का और एक फीमेल गैमीट का फ्यूजन हुआ, तब उस कंडीशन को हम लोगों ने बोला फर्टिलाइजेशन। उसके बाद में ये जो मेल गैमीट था, ये जो मेल गैमीट का जो न्यूक्लियस वाला पार्ट होता है, बेसिकली यू कैन से ओनली न्यूक्लियस वाला पार्ट जो है, जैसे ये फीमेल गैमीट का ये ओवा है एंड इसका जो मेल गैमीट का जो ये ग्रीन में बना रही हूँ मैं, ये मेल गैमीट का न्यूक्लियस वाला पार्ट है, सिर्फ ये इतना जाता है एंड उसके बाद में इसी सिंगल सेल कंडीशन को हम लोग जाइगोट बोलने लगते हैं। अब ये जाइगोट क्या करता है, अपने आप को बहुत ज़्यादा अपने अंदर माइटोसिस परफॉर्म करता है, अपने अंदर बहुत सारा माइटोसिस परफॉर्म करता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो जाइगोट है इसका साइज़ इंक्रीज़ नहीं होता, लेकिन इसके अंदर बहुत सारा न्यूक्लियस का डिवीजन हो चुका है। साइज़ इंक्रीज़ नहीं हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो माइटोसिस है वो हो चुका है, लेकिन साइज़ अभी भी उतना ही है। नंबर ऑफ़ सेल्स जो है इसके अंदर वो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। जैसे अभी तक हम लोग पढ़ते थे इन नॉर्मल माइटोसिस केस, तो उसमें हम क्या पढ़ते थे कि न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो जब डिस्टर्ब होगा उसके बाद में एग्जैक्टली जो माइटोसिस है वो तब परफॉर्म हो सकता है, ठीक है, या फिर सेल डिवीजन तब होगा। लेकिन हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं कि यहाँ पर न्यूक्लियस, या फिर बोल सकते हो आप कि न्यूक्लियस का नंबर ही खाली इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन साइटोप्लाज्म का जो रेशियो है वो इंक्रीज़ नहीं हो रहा। वो बाद में बात करेंगे कि एग्जैक्टली चीज़ें होती कैसे हैं जब हम गैमेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। अभी बस इतना याद रखो कि जो जाइगोट होता है उसके अंदर बहुत सारा मल्टीपल अमाउंट में जो माइटोसिस है वो परफॉर्म हो रहा है अभी इस कंडीशन में, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे एग्जैक्टली होता क्या है, ये जो जब ये बहुत सारा इसका नंबर जो है, यानी कि जो अंदर के जो नंबर ऑफ़ सेल्स हैं वो बहुत सारा इंक्रीज़ हो जाते हैं जाइगोट के अंदर, तब उसके बाद में उसको मोरेला बोलने लगते हैं, फिर देन धीरे धीरे जाते जाते उसको ब्लास्टोसिस्ट बोलने लगते हैं, ठीक है। अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये जा कर के अपने लेयर के साथ में जो हमारी यूट्राइन वॉल होती है, जो फीमेल की यूट्राइन वॉल होती है, उसके साथ में जाकर के ये जो ब्लास्टोसिस्ट है अपनी बाहर की लेयर की हेल्प से इस पर्टिकुलर यूट्राइन लेयर, ये यूट्राइन लेयर मान लो आप कि ये वाली जो रेड से बना रही हूँ मैं, ये वाली, ये स्पेसिफिकली यूट्राइन लेयर है, ये स्पेसिफिकली ये जो यूट्रस की लेयर है, ठीक है। इसके साथ में जाकर के ये जो हमारा ब्लास्टोसिस्ट है, ये जो हमारा ब्लास्टोसिस्ट था, ठीक है, ये इसके साथ में जाकर अटैच हो जाएगा, इसके साथ में जाकर के अटैच हो जाएगा। उसके बाद में जो बेबी होगा वो धीरे धीरे करते करते डेवलप होने लग जाएगा और वो जो न्यूट्रिशन होगा वो अपनी मदर से लेगा, और वो भी कहाँ से लेगा, यूट्राइन वॉल से। यहाँ पे इसके पास न्यूट्रिशन आएंगे और यहाँ पे जो भी एक्सचेंज करना होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका एक्सचेंज होगा, ऑक्सीजन अंदर की तरफ जाएगी, न्यूट्रिशन अंदर की तरफ जाएगा, तो इस तरह से चीज़ें होती हैं, ओके। उसके बाद में प्रॉपरली जब बेबी जेस्टेशन का पीरियड होगा, जिसमें कि जो कि बेसिकली 9 मंथ्स का होता है, और जब ये 9 मंथ्स कंप्लीट हो जाएंगे, बेबी का कंप्लीटली डेवलपमेंट हो जाएगा, उसके बाद में डिलीवरी या फिर पार्चुरेशन के थ्रू इस बेबी को बाहर की तरफ डिलीवर कर दिया जाएगा, या फिर पार्चुरेशन का प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। अब हम एग्जैक्टली आगे की तरफ बात करते हैं, ठीक है। इतना हम लोगों को समझ में आ गया कि एग्जैक्टली एनसीईआरटी में क्या बोला हुआ है। You have learned that these reproductive events occur after puberty, ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया कि प्यूबर्टी के इवेंट के बाद में ही, या फिर प्यूबर्टी जब आ जाती है, जब ये LH और FSH नाम के जो पिट्यूटरी हॉर्मोन्स हैं वो रिलीज़ होना शुरू होते हैं, उनके रिस्पॉन्स में ही जो हमारे रिप्रोडक्टिव इवेंट्स हैं, गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। देयर आर रिमार्केबल
differences between the reproductive events in the male and in the female. For example, sperm formation continues even in old men, but formation of ovum ceases in women around the age of 50 years. Let us examine the male and female reproductive events in ह्यूमंस. ठीक है, अब देखो मैं बताती हूँ इसमें एग्जैक्टली क्या बोला है. अभी तक हमने देख लिया कि एग्जैक्टली कैसे प्रोसेस होते हैं. पहले होता है हमारा फर्स्ट यू कैन से पहले होता है हमारा गैमेटोजेनेसिस. पहले गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, पहले गैमीट बनते हैं हमारे. ठीक है, पहले क्या बनता है हमारा गैमीट बन जाते हैं. देन सेकंड नंबर पे क्या होता है, सेकंड नंबर पे हमारे पास होता है इंसेमिनेशन. सेकेंड नंबर पे क्या होता है हमारे पास इंसेमिनेशन. देन थर्ड नंबर पे हमारे पास क्या होता है, थर्ड नंबर पे हमें देखने को मिलता है कि हमारे पास इंसेमिनेशन के बाद में जो फ्यूजन है या फिर बोल सकते हो फर्टिलाइजेशन, स्पेसिफिकली फर्टिलाइजेशन एग्जैक्टली होता है. ठीक है, फर्टिलाइजेशन होता है एग्जैक्टली. उसके बाद एग्जैक्टली क्या होता है, उसके बाद में ये होता है कि ये फर्टिलाइजेशन जैसे मान लो हो गया. फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद में हमारे पास जो जाइगोट का डेवलपमेंट है. पहली बात तो बोल सकते हो कि जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, तो हम ये लिख देंगे फोर्थ नंबर पे जाइगोट का डेवलपमेंट होने लगता है, या फिर बोल सकते हो जाइगोट पहली बात तो फॉर्म होता है. ठीक है, जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया. उसके बाद में जो हमारा जाइगोट का डेवलपमेंट है वो होगा, तो मैं लिख देती हूँ खाली डेवलप होने लगता है हमारा जाइगोट और बनाता है, और आगे जाकर डेवलपमेंट के बाद बनाता है ब्लास्टोसिस्ट. अब मान लेते हैं कि ब्लास्टोसिस्ट बन गया, तो 6 नंबर पे क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट की जो लेयर है वो बाहर वाली जिसको हम ट्रोफोब्लास्ट बोलने लगते हैं, वो जाकर के अटैच हो जाती है यूट्रस की वॉल से, जिसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन. जिसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन. इम्प्लांट हो गया. उसके बाद में हम 7 नंबर पे क्या होता है, 7 नंबर पे ये होता है कि ये कंप्लीटली पूरा जेस्टेशन पीरियड में न्यूट्रिशन लेता है. जेस्टेशन पीरियड कितने दिन का होता है, फिर कितने महीने का होता है, वो होता है 9 मंथ्स का जेस्टेशन होता है. ठीक है, जिसमें कि कंप्लीटली जो बेबी है वो अपने आप को डेवलप करेगा, बहुत सारा न्यूट्रिशन लेगा अपनी मदर से. ओके, इस जेस्टेशन के बाद में क्या होता है, इस जेस्टेशन के बाद में जो एग्जैक्टली बेबी है 8 चीज़ आती है कि एग्जैक्टली बेबी का पार्चुरेशन हो जाता है. ठीक है, पार्चुरेशन हो जाता है. और पार्चुरेशन के बाद में हमें जैसे पता है कि हम अपनी मदर के ऊपर फीड करते हैं. ठीक है, ब्रेस्ट मिल्क को हम अपने अंदर इनटेक करते हैं. तो बेसिकली इस तरीके से लैक्टेशन वाला जो पूरा एस्पेक्ट है वो भी इसके बाद आता है, जब बेबी का एग्जैक्टली पार्चुरेशन हो गया उसके बाद में. ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली अगर हम बात करते हैं कि जो गैमेटोजेनेसिस है, जिसमें कि मियोसिस, माइटोसिस मेल्स और फीमेल्स के अंदर काफ़ी हद तक सिमिलर जैसा होता है, काफ़ी हद तक. मतलब ये सेल डिवीजन वाला जो चीज़ है ना, वो मेल और फीमेल के अंदर काफ़ी हद तक सिमिलर सी साउंड करती है. गैमेटोजेनेसिस होता है, प्यूबर्टी की बात होता है, ये सब चीज़ें. लेकिन कुछ डिफरेंसेस भी हैं, जैसे हम लोग नॉर्मल पढ़ते हैं कि मेल की जो हेयर ग्रोथ है वो काफ़ी हद तक अलग होती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल की हेयर ग्रोथ. एंड साथ में हम लोगों के अंदर एस्ट्रोजन होता है, उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन होता है. इस करके चीज़ें बहुत सारी डिफरेंट दिखती भी हैं और होती भी हैं. ठीक है, लेकिन उसके बाद में एक कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि डिफरेंट होती हैं. जैसे कि अगर हम बात करते हैं एक मेल के लिए, तो एक मेल का जो रिप्रोडक्टिव इवेंट है या जो ये साइकिल होती है वो स्टार्ट तो होती है प्यूबर्टी के अंदर. ठीक है, वो स्टार्ट तो होती है हमारे प्यूबर्टी के अंदर, लेकिन वो एंड कब करती है, वो एंड नहीं करती, वो थ्रू आउट द लाइफ चलती ही रहती है. चाहे वो थोड़े अमाउंट पे चल रही हो, लेकिन वो चलती ज़रूर है. बिकॉज एग्जैक्टली होता क्या है ना कि काफ़ी हद तक आप बोल सकते हो कि 60-70 साल के बाद में एक मेल के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन होता है उसका थोड़ा लेवल कम होने लगता है. तो ये जो साइकिल होती है अपने स्पर्मेटोजेनेसिस की, या फिर जो स्पर्मेटोजेनेसिस एग्जैक्टली होता है वो काफ़ी हद तक कम होने लगता है, लेकिन बंद नहीं होता. आप नहीं बोल सकते कि एक मेल के अंदर जो स्पर्म्स हैं वो बनना ही बंद हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता. वो बनते हैं, लेकिन उतने ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं बनते. ठीक है, बिकॉज टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो काफ़ी हद तक बॉडी में कम हो चुका है. ठीक है, बिकॉज एज काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो गई इस वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस. ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं फीमेल्स के अंदर, एक फीमेल के अंदर क्या होता है कि स्टार्टिंग तो होती है जो हमारा ओवा का फॉर्मेशन है या जो डेवलपमेंट है या जो भी चीज़ें, या फिर बेसिकली आप बोल सकते हो oogenesis का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट तो होता है प्यूबर्टी के अंदर. लेकिन एंड कब होता है, एंड आपको देखने को मिलता है 50 to 55 ईयर्स की एज में, और ये बंद हो जाता है भाई. सच में ऐसा नहीं होता कि एस्ट्रोजन का लेवल कम हो गया है जो कि हम मेल्स में देख रहे थे, ऐसा कुछ होता था. ऐसा कुछ नहीं होता था. कंप्लीटली ही ओवा का डेवलपमेंट या फिर हमारी बॉडी में जो ओवा का फॉर्मेशन है वो होना ही बंद हो जाता है. बेसिकली कहने का मतलब इतना है. मेल्स के अंदर जो स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है या प्रोडक्शन होता है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, वो आप बोल सकते हो कि कॉन्टिन्यूसली लाइफ टाइम चलता है. चाहे वो थोड़ा सा चले चाहे जैसे चले, लेकिन चलता रहता है कॉन्टिन्यूसली थ्रू आउट द लाइफ. लेकिन फीमेल्स के अंदर वो 50 to 55 की एज में उनको मेनोपॉज देखने को मिलता है, जिसमें कि उनके जो मेंसेस होते हैं वो बंद हो जाते हैं, जिसमें कि वो ब्लीडिंग नहीं करती हैं, जिसमें उनका बेसिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है. उनके अंदर ओवा का फॉर्मेशन नहीं होता है.
और प्यूबर्टी को क्या बोलते हैं, बिकॉज स्टार्टिंग हुई है इस वजह से मेनार्क बोलते हैं, मेंसेस का स्टार्टिंग हो गई है, ओके। और एंड को क्या बोलते हैं, मेनोपॉज, मेंसेस का पॉज लग गया है, फिर मेनोपॉज बोल सकते हो आप, ठीक है। अब आगे बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो अगर हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, तो हम बात करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि कोई मेल है, ठीक है, कोई मेल है, तो पहली बात तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए पेल्विस के अंदर और पेल्विक के अंदर, ठीक है। पेल्विक का मतलब देखो, आप जैसे मैं बताती हूँ आपको, अगर कोई चीज़ आपके एब्डोमिनल रीजन में या फिर आपकी जो पेल्विक रीजन है उसके अंदर प्रेजेंट है, आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, तो आप उसको बोलोगे कि पेल्विक है, लेकिन आपके बाहर प्रेजेंट है तो उसको बोलोगे पेल्विस है, ठीक। तो एग्जैक्टली अगर हम बात करते हैं तो जैसे मान लेते हैं, लेट्स से कि कोई मेल है, उसके अंदर अगर हम बात करते हैं एग्जैक्टली फॉर्मेशन कहाँ होता है स्पर्म्स का। पहली बात तो स्पर्म क्या होता है, मेल गैमीट होता है, मेल के अंदर जो मेल ह्यूमन है उसके अंदर जो मेल गैमीट होता है उसको बोलते हैं हम स्पर्म, ठीक है। अब ये जो स्पर्म होता है एग्जैक्टली इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, इसका फॉर्मेशन एक पर्टिकुलर पार्ट बोलो या फिर एक पर्टिकुलर ऑर्गन होती है मेल की बॉडी के अंदर, टेस्टिस नाम की, जो कि पेल्विस रीजन में लाई कर रही होती है, उधर होता है, ठीक है। एग्जैक्टली देखते हैं कहाँ होता है। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा जो पेल्विक रीजन है बॉडी का वो है, ठीक है। जैसे हमें पता है कि हमारी बॉडी जो है वो 3 पार्ट्स में फर्दर डिवाइड होती है, थोरेक्स रीजन, एब्डोमिनल रीजन एंड पेल्विक रीजन। तो हमारा अगर जैसे मान लेते हैं ये हमारा एब्डोमिनल रीजन है, ठीक है, ये हमारा नेवल वाला पार्ट है, ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो अगर फीमेल का अगर हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखेंगे तो यूट्रस अंदर होता है, ये यूट्रस है, मान लेते हैं ये यूट्रस है, इस तरीके से मान लो कि ये जो है वो यूट्रस है, इस तरीके का यूट्रस है, मान लो कि इस तरीके से यूट्रस है हमारे पास। लेकिन अगर आप उसी जगह पे मेल के बारे में बात करते हो तो मेल्स के अंदर क्या होता है, मेल्स के अंदर ऐसे होता है कि यहाँ पर उनके पास बाहर यहाँ पे सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि आउटसाइड द कैविटी हमारा जो एब्डोमिनल रीजन है, जो हमारा पेल्विक रीजन है बेसिकली, उससे बाहर की तरफ लाई कर रही होती हैं टेस्टिस, ठीक है। एक झोले जैसे स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं सैक लाइक स्ट्रक्चर, उसके अंदर हमारी जो ये टेस्टिस होती हैं बेसिकली वो लाई कर रही होती हैं। टेस्टिस एक होती है पेयर में, यानी कि 2 टेस्टिस होती हैं मेल की बॉडी के अंदर। अब इन्हीं टेस्टिस के अंदर ये जो टेस्टिस बनाई है, इन्हीं टेस्टिस के अंदर एग्जैक्टली स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा होता है। अगर हम एक बात बताते हैं कि अगर हम मान लो एक टेस्टिस का हमने क्रॉस सेक्शन कट किया तो आपको क्या देखने को मिलेगा। टेस्टिस का जब आपने क्रॉस सेक्शन कट किया, मान लो कि आपने ये टेस्टिस है, इसका जब आपने क्रॉस सेक्शन कट किया, ठीक है, तब आपको क्या देखने को मिलेगा। आपने क्रॉस सेक्शन कट किया, आपको देखने को मिलेगा कि इसके अंदर 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं, ठीक है। अब ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं ये एग्जैक्टली होते क्या हैं, ये ऐसे कुछ कंपार्टमेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि आपको देखने को मतलब आप देख सकते हो, नोटिस कर सकते हो बेसिकली। जैसे हम अगर बात करते हैं टेस्टिस के बारे में कि टेस्टिस एग्जैक्टली जैसे हमने बात की कि अभी तक कि एग्जैक्टली हमें यहाँ पे देखने को क्या क्या मिलता है, ठीक है। तो हम बताएंगे कि एक अगर टेस्टिस को अपना क्रॉस सेक्शन कट किया तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं या फिर 250 कंपार्टमेंट्स काइंड ऑफ स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपने उसमें और जूम इन किया और आपने देखने की कोशिश की एग्जैक्टली इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर भी क्या है, तो आपको देखने को मिलेगा इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, जैसे मान लो कि ये टेस्टिकुलर लोब्यूल है, ठीक है, इस टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर भी 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। अब ये मान लो जैसे मैंने ब्लू में बनाया है, ये हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये काफ़ी हद तक ऐसे कॉइल्ड वे में पड़ी हुई है। एक बार वापस बना देते हैं, ये हमारे पास ऐसे करते करते ऐसे मान लेते हैं कि बहुत सारे ऐसे करके हमारे पास जो मेल की टेस्टिस है उसके अंदर ऐसे करके 250 कंपार्टमेंट्स पड़े हैं, और इन कंपार्टमेंट्स को हम लोग बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ठीक है। अब इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर, यानी कि एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पे 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस हमें ट्यूब्यूल देखने को मिल रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल देखने को मिल रही है। और बाहर की तरफ अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे कि ये ग्रीन मैं बना रही हूँ, तो ये ग्रीन में पड़े हैं लेडिक सेल्स, ठीक है, जिसको आप बोल सकते हो इंटरस्टिशियल सेल्स। यहाँ पे ग्रीन पड़े हुए हैं बाहर की तरफ इंटरस्टिशियल सेल्स। उसके साथ में आप बोल सकते हो यहाँ पे काफ़ी हद तक ब्लड वेसल्स मिलती हैं। यहाँ पे मैं रेड बना रही हूँ, ये मिल रही हैं ब्लड वेसल्स, लेट्स से ये ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, ताकि इन लोगों के पास न्यूट्रिशन जा सके एग्जैक्टली, ठीक है। उसके बाद में एग्जैक्टली यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे साथ ही साथ में कुछ इम्यूनोलॉजिकल सेल्स होते हैं जो कि कहीं ना कहीं हमें जो वहाँ पे
इम्यूनिटी बेसिकली प्रोवाइड कर रहे होते हैं टेस्टिस के अंदर, ठीक है। तो जैसे मैं बना देती हूँ ये जो हमारा ब्राउन शेड है उससे, ठीक है। तो ये जो मैं बना रही हूँ ये हमारे इम्यूनोलॉजिकल सेल्स हो गए, इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स हमारे मैंने बना दिए ये ब्राउन कलर से, ठीक है। तो एग्जैक्टली मैंने बनाया क्या है, ये जो ब्लू कलर है वो आपका दिखा रहा है जो हमारा टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है ये इसको, ठीक है। ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स को दिखा रहा है, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स को दिखा रहा है। एंड जब हम बात करते हैं ये ग्रीन की, ये जो ग्रीन है वो हमारा लेडेक सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेडेक सेल बोलो या फिर इंटरस्टिशियल सेल बोल सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं बात करती हूँ अबाउट दिस वन, यानी कि जो रेड से बना हुआ है, ये रेड से जो बना हुआ है इसको हम बोलेंगे कि ये ब्लड वेसल को डिनोट कर रहा है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स है जो कि न्यूट्रिशन तक लेके आ रही है बेसिकली। एंड उसके बाद में अगर हम बात करते हैं जो ब्राउन वाली चीज़ बनी हुई है, इसके लिए मैं बना रही हूँ कि यहाँ पर हमारे पास इम्यूनोलॉजिकल सेल्स कुछ प्रेजेंट हैं यहाँ पे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी आई थिंक। उसके बाद में एग्जैक्टली यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे एग्जैक्टली होता क्या है, यहाँ पे होता ये है कि अगर मैं अब आपको ये वाला डायग्राम दिखाऊं तो आप समझ जाओगे आई थिंक कि अगर हम लोग अब ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल थी, जो ये हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल थी जो कि सेंटर में हमने हाईली कॉइल्ड बनाई है, अगर हम इसको और जूम इन करके देखेंगे तो हमें देखने को क्या मिलेगा, इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ठीक। ये जो अंदर का ये वाला एरिया दे रखा है, ये वाला एरिया दे रखा है, ये वाला एरिया दे रखा है, ये वाला, ये सब दे रखा है हमें देखने को। ये सारा का सारा आएगा कि ये एग्जैक्टली सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, या आप ऐसे समझो कि हमने क्या किया है, हमने एक पाइप को लिया, उसको कट कर दिया है बीच में से, एक पाइप को लिया बीच में से कट कर दिया है। तो आपको कैसे देखने को मिलेगा, आपको ऊपर से देखोगे तो आपको गोल गोल देखने को मिलेगा। लेट्स से कि हमने एक पाइप लिया है, उसको कट कर दिया है, और सामने से देखोगे अगर उस पाइप को आप, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा कि वो गोल है। तो वैसे ही चीज़ हुई हमारे साथ में कि हमने टेस्टिकुलर लोब्यूल को जब कट किया, उसके अंदर देखा तो हमें देखने को मिला कि बहुत सारे यहाँ पे हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। उसके बाद में ये हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जब हम देखेंगे उनको भी कट करके फर्दर, ठीक है, तो हमें देखने को मिलेगा कि जब वो पाइप्स थी काइंड ऑफ, तो आपको देखने को मिलेगा कि वो स्टार्टिंग में, और जो आप उसको एकदम स्टार्टिंग से देख रहे हो, स्टार्टिंग से नहीं लेकिन बोलना चाहिए आप उसको ऊपर से देख रहे हो, तो आपको देखने को मिलेगा कि वो गोल गोल है, कि वो गोल गोल है। तब उसके अंदर एग्जैक्टली इन्हीं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, यानी कि इसी वाले पर्टिकुलर पार्ट के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। और बाहर जैसे मैंने आपको बताया था कि बाहर लेडिक सेल्स होते हैं, या फिर आप बोल सकते हो उनको इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि हमारे पास ब्लड वेसल्स होती हैं, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स होते हैं। तो वो चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ये जो एरिया है, ये एग्जैक्टली ये जो एरिया हमें देखने को मिल रहा है, ये एग्जैक्टली यहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, और यहाँ ही मतलब बेसिकली ये वाला जो पार्ट है वो हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, जो हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल थी वो है, ठीक है। तो अब इसके बाद देखो ये जो पर्टिकुलर एरिया है, यहाँ पर हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है। अब एग्जैक्टली इस वाले गोल गोल पार्ट में हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है, हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया है, यहाँ पे हमारे पास स्पर्मेटोजोआ है, बीच में जैसे मैंने आपको बताया कि बाहर वाले एरिया में आपको इंटरस्टिशियल सेल्स, या फिर आप इसको बोल सकते हो कि लेडिक सेल्स भी आपको देखने को मिल रहे हैं बाहर वाले एरिया में। एंड अंदर की तरफ से ही हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है सर्टोलाइज सेल्स। अब एक्जैक्टली इनका काम क्या होता है वो हम देखेंगे, पर अगर हम बात करते हैं स्टार्टिंग में टेस्टिस को कट किया हमने, टेस्टिस के अंदर हमें देखने को मिलेंगे 250 कंपार्टमेंट्स, 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। उसके अंदर जब आप इन्हीं टेस्टिकुलर लोब्यूल में से एक टेस्टिकुलर लोब्यूल को देखोगे जूम इन करके, तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे 1 से 3 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं अंदर प्रेजेंट, ठीक है। उसके आजू बाजू हमें देखने को मिल रहा है कि हमारे पास लेडिक सेल्स हैं या फिर इंटरस्टिशियल सेल्स हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, जैसे कि हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे आसपास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के आसपास हमें यहाँ पर इंटरस्टिशियल सेल देखने को मिल रहा है। रेड कलर की ब्लड वेसल्स भी रिप्रेजेंट की हुई हैं काफ़ी हद तक। इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स हमें यहाँ पे दिखाया नहीं हुआ है, लेकिन वो भी प्रेजेंट होते हैं, वो डेटा में दिखा हुआ है एनसीईआरटी के अंदर, ठीक है। उसके साथ ही साथ में हमारे पास जो अगर हम बात करते हैं जो हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, जो 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, अगर आप उसको भी कट करके उसके अंदर जूम इन करोगे तो आपको ऊपर से देखोगे तो आपको गोला जैसे दिखेगा, अब इसके अंदर क्या दे रखा है, इसके अंदर एग्जैक्टली जो स्पर्म्स हैं, जिसको हम नॉर्मल या फिर दूसरी भाषा में आप उसको स्पर्मेटोजोआ भी बोल सकते हो, स्पर्म्स या फिर स्पर्मेटोजोआ, स्पर्म भी बोल सकते हो उसको, ठीक है, स्पर्म्स भी बोल सकते हो और या फिर स्पर्मेटोजोआ भी बोल सकते हो। तो ये जो स्पर्म्स है या फिर स्पर्मेटोजोआ है, ये दिख रहा है आपको, इसमें प्रॉपर टेल भी बनी हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से इनका फॉर्मेशन, यानी कि स्पर्म का जो एग्जैक्टली डेवलपमेंट वाला पूरा कंप्लीट चीज़ होती है, या जो स्पर्म का कंप्लीट फॉर्मेशन होता है, वो टेस्टिस के अंदर, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर, हमारे पास जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं उनके अंदर यहाँ पे होता है। और इन स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए ये जो सर्टोलाइज सेल्स होते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं, इनको नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, या फिर इनको आप बोल सकते हो नर्स सेल्स, इनको आप क्या बोल सकते हो, नर्स सेल्स भी बोल सकते हो। किसको बोल सकते हैं, सर्टोलाइज सेल्स को, ओके। उसके बाद में साथ ही साथ में क्या चीज़ होती है,
कि हमारे पास ये जो स्पर्मेटोगोनिया है, स्पर्मेटोगोनिया एग्जैक्टली आप समझ सकते हो कि जब मियोसिस नहीं हुआ है, जब मियोसिस नहीं हुआ है तब उस कंडीशन में ये जो स्पर्मेटोगोनिया है वो एज प्रीकर्सर काम कर रही है। मतलब स्पर्मेटोगोनिया के अंदर ही जब हम लोगों ने मियोसिस चलाया तब हमारे पास जा कर के 4 स्पर्मेटोज हुआ है, फिर 4 स्पर्म्स बनेंगे। इस तरीके से आप ओवरऑल चीज़ समझ सकते हो कि एज अ वो प्रीकर्सर काम कर रहा है, ओके। इतनी चीज़ हम लोग को समझ में आ गई। डेवलपमेंट है वो कंप्लीटली गैमेटोजेनेसिस के अंदर देखेंगे, लेकिन एग्जैक्टली हमारे पास ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, हमने देख लिया कि टेस्टिस के अंदर जो हमारी टेस्टिस होती है, जो मेल्स के अंदर टेस्टिस होती है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की तरह काम करती है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होती है? जहाँ पे एग्जैक्टली गैमेट का फॉर्मेशन होता है, उस ऑर्गन को बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। लेकिन जो कॉपुलेशन में काम कर रही है या फिर कहीं ना कहीं से स्पर्म को ट्रांसफ़र करने का काम कर रही है या फिर कहीं लेके जाने का काम कर रही है, उसमें कुछ सिक्रीशंस ऐड कर रही है, एंड इस तरीके से चीज़ें जो होती हैं उनको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन या फिर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। लेकिन टेस्टिस यहाँ पे मेल, जहाँ पे मेल फिर जो मेनली जो गैमीट है या सेक्स सेल्स हैं वो बन रहे होते हैं, फिर उनका फॉर्मेशन होता है, उसको बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक, तो टेस्टिस हो जाएगी वो हमारी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो जाएगी, ओके। अब एग्जैक्टली हमने देख लिया कि कहाँ पर जो स्पर्म्स होते हैं उनका फॉर्मेशन होता है। लेकिन अब बात करते हैं कि बाकी का जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो किस तरीके से होता है। वैसे तो हमने सारा कुछ पढ़ लिया है, लेकिन बस एक बार एनसीईआरटी की जो थोड़ा बहुत पढ़ा है उसकी रीडिंग लगा लेते हैं, फिर उसके बाद बाकी का पोर्शन देखेंगे, ठीक है। तो द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन, पेल्विक में नहीं, पेल्विस रीजन में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो पेल्विक रीजन में लाई करता है, इनसाइड द बॉडी, पेल्विस आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। इट इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ टेस्टिस अलॉन्ग विद एक्सेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया बेसिकली जो पीनस वाला एरिया होता है, ठीक है, जो मेनली कॉपुलेशन के लिए काम करता है, ठीक है, जो बाहर का एरिया होता है बेसिकली उसको बोलते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया, नाम से समझ में आ रहा है। देन ग्लैंड्स, जिसमें कुछ सिक्रीशंस कुछ ऐड करने का काम होता है, जो कि सीमेन जैसे बेसिकली बनता है, जो भी सीमेन होता है एग्जैक्टली, ठीक है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ स्पर्म नहीं होते, उसके अंदर बहुत सारी अलग अलग सिक्रीशंस होती हैं, ठीक है। सेमाइनल फ्लूइड होता है, बल्बोयूथल फ्लूइड होता है, एंड ऐसे करके अलग अलग फ्लूइड्स होते हैं। तो ये जो ग्लैंड्स होती हैं ये कहीं ना कहीं रोल प्ले कर रही होती हैं सीमेन के अंदर अपना सेक्रेशन देने के लिए, ताकि स्पर्म की या तो मोटिलिटी इंक्रीज़ किया जा सके या फिर उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जा सके, इस तरीके से, ठीक है। एंड कुछ तो ऐसी होती हैं जो कि पीनस का लुब्रिकेशन में भी रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ठीक। साथ ही साथ में एक्सेसरी डक्ट्स जो कि स्पर्म को ट्रांसफ़र करने का काम करती हैं, हम वो डायग्राम देख के समझ लेंगे, ठीक है। और टेस्टिस के अंदर तो एग्जैक्टली वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन थी और उसके अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था उसके अंदर मेनली वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की तरह काम करती थी और वो उसके अंदर मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा था। द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच कॉल्ड द स्क्रोटम। तो मैंने जैसे आपको बताया कि जो टेस्टिस होती है वो आउटसाइड द बॉडी पेल्विस रीजन में लाई कर रही होती है, और जिस पाउच में, जिस सैक लाइक स्ट्रक्चर में, जिस झोले लाइक स्ट्रक्चर में वो प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं स्क्रोटम। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्क्रोटम, ठीक। आगे पढ़ते हैं। The scrotum helps in maintaining the low temperature of the testis 2 to 2.5 degrees Celsius lower than the normal internal body temperature necessary for spermatogenesis. In adults, each testis is oval in shape with a length of about 4 to 5 centimeter and a width of about 2 to 3 centimeter. The testis is covered by a dense covering. Each testis has about 250 compartments called the testicular lobules. अब इसके बाद में आगे की तरफ जो है, जो मैंने आपको बताया वही सेम चीज़ आएगी, लेकिन यहाँ पे थोड़ी चीज़ इंपॉर्टेंट थी जो कि मैंने रह गई थी, तो मैं बता देती हूँ आपको। एग्जैक्टली होता क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि टेस्टिस जो होती है वो स्क्रोटम के अंदर लाई कर रही होती है, ठीक। एग्जैक्टली ऐसा क्यों होता है? यूट्रस तो फीमेल्स के अंदर होता है, ओवरी फीमेल के अंदर होती है, ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली टेस्टिस ही बाहर क्यों लाई कर रही है स्क्रोटम के अंदर? ये इसलिए कर रही है बिकॉज हमारे जो बॉडी टेम्परेचर है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था 37 डिग्री हमारी बॉडी 37 डिग्री सेल्सियस हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है, और जो स्पर्म का फॉर्मेशन है उसके लिए टेम्परेचर 37 डिग्री से थोड़ा कम चाहिए, 2 से 2.5 डिग्री कम चाहिए। यानी कि अराउंड आपको जो टेम्परेचर चाहिए स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए वो आपको चाहिए 35 के अराउंड, 34 to 35 के अराउंड आपको टेम्परेचर चाहिए। तो ये 2 से 2.5 डिग्री का जो टेम्परेचर चेंज है उसके लिए ये जो स्क्रोटम है वो लाई कर रही होती है, जिसके अंदर टेस्टिस एग्जैक्टली प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब वहाँ पे टेस्टिस प्रेजेंट होंगे, उनको थोड़ा सा स्लाइटली कम टेम्परेचर मिलेगा और उसकी वजह से यहाँ पर जो हमारा स्पर्म का प्रोडक्शन है वो अच्छे से हो सकता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे सर्दी का टाइम होता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो कुछ मसल्स होती हैं स्पेसिफिकली
वो क्या करती हैं, वो टेस्टिस को हल्का सा ऊपर की तरफ पुल कर लेती हैं और गर्मी के टाइम पे टेम्परेचर थोड़ा बढ़ने लगता है बॉडी के अंदर, मतलब बॉडी के अंदर तो मेंटेन होता है बट स्टिल गर्मी के अंदर थोड़ी सी चीज़ें होती हैं, तो इस तरह से जो मसल्स होती हैं वो क्या करती हैं, थोड़ा सा लूजन अप हो जाती हैं। ठीक है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। उसके बाद में यहाँ पे कंप्लीटली डायमेंशन दे रखे हैं एक टेस्टिस के, कि एक जो टेस्टिस होती है वो ओवल शेप की होती है, उसकी जो लेंथ होती है वो 4 to 5 सेंटीमीटर होती है, उसकी जो लेंथ होती है वो 4 to 5 सेंटीमीटर होती है, विथ जो होती है वो 2 to 3 सेंटीमीटर की होती है। टेस्टिस के आसपास, जैसे टेस्टिस है, इसके आसपास एक डेंस कवरिंग होती है, इसके आसपास एक डेंस कवरिंग होती है। ठीक है, ये जो टेस्टिस होती है इसके आसपास एक डेंस कवरिंग होती है, जो कि कहीं ना कहीं उसको ऑब्वियसली बात है प्रोटेक्शन का काम कर रही होगी। ये जो टेस्टिस है इसके आसपास एक डेंस कवरिंग होती है जो ग्रीन कलर की मैंने बनाई है, इस तरीके से आप समझ सकते हो। ठीक है, जो कि इसका प्रोटेक्शन का काम कर रही होती है बेसिकली। ठीक है, और फिर उसके बाद वही चीज़ आएगी कि 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, उसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, आसपास लेट सेल्स होते हैं, इम्यूनोलॉजिकल सेल्स होते हैं, उसके साथ साथ में आसपास ब्लड वेसल्स भी होती हैं जो कि न्यूट्रिशन कहीं ना कहीं प्रोवाइड कर रही होती हैं। ठीक, आगे रीड कर लेते हैं। ईच लोब्यूल, ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल के बारे में बात हो रही है। कंटेन्स 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इन विच स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड बाय 2 टाइप्स ऑफ सेल्स कॉल्ड मेल जर्म सेल, जिसको आप स्पर्मेटोगोनिया बोल सकते हो, जिसके आगे जाकर के मियोसिस होता है, मतलब उसका ही आगे जाकर के मियोसिस होता है और उसके थ्रू ही जो हमारे स्पर्म्स हैं या फिर स्पर्मेटोजोआ है उसका फॉर्मेशन होता है। ठीक, एंड सर्टोलाइज सेल्स, जो कि नर्व सेल थे, जिसके बारे में हमने बताया था कि नर्व सेल्स हो रहे थे वहाँ पे, तो वो चीज़ रहेगी। द मेल जर्म सेल्स अंडरगो मियोटिक डिविजन फाइनली लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन, वाइल सर्टोलाइज सेल्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल्स। जैसे हमने बात की थी पहले कि जो हमारे सर्टोलाइज सेल्स थे वो हमें हमारे जो स्पर्म्स थे, जो ग्रोइंग स्पर्म्स थे, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे थे, एंड साथ ही साथ में जो हमारे मेल जर्म सेल्स थे या फिर जो स्पर्मेटोगोनिया था उसका मियोसिस होता था, एंड वही आगे जा करके स्पर्म्स का फॉर्मेशन करती है। फिर बेसिकली वही फॉर्मेशन तो नहीं, लेकिन वही आगे जाके स्पर्म बन जाता था। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की लाइनिंग जो कर रहे थे वो 2 तरीके के सेल थे, एक मेल जर्म सेल्स या फिर स्पर्मेटोगोनिया और दूसरा सर्टोलाइज सेल। ओके, आगे पढ़ते हैं। The regions outside the seminiferous tubule called interstitial spaces contain small blood vessels and interstitial cells or Leydig cells. Leydig cells synthesize and secrete testicular hormones called androgens. Other immunologically competent cells are also present. ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था अबाउट द इम्यूनोलॉजिकल सेल्स कि वो कहीं ना कहीं इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं चेक कर रहे होते हैं कि कोई फालतू का फॉरेन एंटीजन तो नहीं घूम रहा है यहाँ पे, पहली चीज़। देन दूसरी चीज़ ये आती है कि जैसे हम इसमें लिखा हुआ है कि जो इंटरस्टिशियल सेल थे, जो बाहर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल थे उसके बाहर प्रेजेंट थे, लेडिक सेल्स या फिर इंटरस्टिशियल सेल्स। तो ये जो बाहर इंटरस्टिशियल सेल्स या फिर लेडिक सेल्स जो प्रेजेंट हैं, ये एक टाइप ऑफ एंड्रोजन की कैटेगरी रिलीज़ कर रहे होते हैं। बेसिकली बहुत बड़ी एंड्रोजन की कैटेगरी होती है, बहुत बड़ी एंड्रोजन की कैटेगरी होती है। उस एंड्रोजन में से एक मेन हार्मोन होता है, इसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, इसी में से एक बहुत बड़ी कैटेगरी, मतलब एक बड़ी सी कैटेगरी है एंड्रोजन की, उसमें से एक आता है टेस्टोस्टेरोन। तो वो मेनली आपका जो स्पर्म प्रोडक्शन है उसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, जो टेस्टोस्टेरोन, अभी हम आगे देखेंगे किस तरीके से चीज़ें इन्फ्लुएंस होती हैं, लेकिन ये जो टेस्टोस्टेरोन है वो आगे जाकर क्या करता है, वो आगे जाकर के ये करता है कि ये जो नर्व सेल्स हैं उनके साथ में मिलकर के स्पर्म के डेवलपमेंट में या फिर स्पर्मेटोजेनेसिस में रोल प्ले करता है बहुत अच्छा खासा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। जैसे हम लोग पहले डायग्राम देखते हैं, एक्जैक्टली डायग्राम में दे के रखा है। डायग्राम में ये दे रखा है कि यहाँ पर देखो आप, पहले यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पर हमारे पास टेस्टिस हैं, ये हमें देखने को मिल रही है टेस्टिस। ठीक है, यहाँ पे ये वाला जो रीजन, यहाँ पे ये वाला जो रीजन है, ये आपको देख सकता है कि यहाँ पे ये जो स्क्रोटम दिख रहा है, स्क्रोटम के अंदर हमें यहाँ पे दिख रही है टेस्टिस, स्क्रोटम के अंदर हमें यहाँ पे दिख रही है टेस्टिस। ठीक है, ये स्क्रोटम है, यहाँ पे टेस्टिस दिख रही है, हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, ये हो गए दोनों टेस्टिस वगैरह एंड स्क्रोटम। उसके बाद में यहाँ पर से एक, आप बोल सकते हो एक डक्ट निकल रही है, यहाँ से एक डक्ट निकल रही है। पहली बात तो आप समझो इस चीज़ को कि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जो टेस्टिस अटैच चीज़, जो स्किन नहीं बोल सकते, लेकिन ये जो ये टेस्टिस के सरफेस पे जो चीज़ अटैच्ड है, इसको बोलते हैं एपिडाइमिस। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ये जो अटैच्ड है, ये जो अटैच दिख रहा है हमें, इसको बोलते हैं एपिडाइमिस। इसको क्या बोलते हैं, एपिडिडाइमिस, ठीक है, इसको बोलते हैं एपिडाइमिस। ठीक है, अब इस एपिडाइमिस में एग्जैक्टली जो स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, उसके बाद में जाके स्पर्म वहाँ पे स्टोर हो जाते हैं। उसके बाद में यहाँ पे एपिडाइमिस से निकलती हुई चीज़ें
एपिडाइमिस से निकलती हुई चीज़ें या फिर स्पर्म्स जो है निकलते हुए आगे जाते हैं विद द हेल्प ऑफ वास डिफरेंस। ये तो आपने 10th में भी पढ़ा होगा आई थिंक, ठीक है। वास डिफरेंस पे जाते हैं, उसके बाद में वास डिफरेंस के थ्रू जब ये चीज़ें हैं वो आगे जाकर के पहुँचती हैं हमारे जो सेमाइनल वेसिकल है उधर तक। ये जो दिख रही है आपको सेमाइनल वेसिकल, वहाँ तक पहुँचती है। एंड सेमाइनल वेसिकल क्या करती है, मतलब उस तक नहीं पहुँचती। आप बोल सकते हो कि जैसे वास डिफरेंस का आप ये समझो कि जैसे आपने क्या किया है, आपके पास एक पाइप आ रहा है, ठीक है, एक पाइप आ रहा है, आपने उसमें एक पाइप और ऐड कर दिया इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो वास डिफरेंस है यहाँ से अपना जो स्पर्म सिर्फ और सिर्फ स्पर्म्स हैं अभी तक वो लेकर के आती है, ठीक है। उसके बाद में उसको जंक्शन मिलता है सेमाइनल वेसिकल, सेमाइनल वेसिकल उसके साथ में अटैच होती है एंड अपनी सिक्रीशंस उसके अंदर रिलीज़ कर रही होती है, सेमाइनल प्लाज्मा उसके अंदर रिलीज़ कर रही होती है, ठीक है। उसके बाद में सेमाइनल प्लाज्मा रिलीज़ करने के बाद में यहाँ पे हमारे पास जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, हमारे पास जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है जो कि पेयर में प्रेजेंट होती है, ये भी प्रेजेंट होती हैं जो कि अपनी अपनी सिक्रीशंस कहीं ना कहीं इस एजैकुलेटरी डक्ट के अंदर, जो हमारी एजैकुलेटरी डक्ट है उसके अंदर रिलीज़ कर रही होती है, जो कि सिर्फ और सिर्फ स्पर्म को रख रही है अपने अंदर, ठीक है। एग्जैक्टली कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब सिर्फ इतना है, यू कैन से लाइक दिस, ठीक है। लेट्स से यहाँ से हमारे पास टेस्टिस है, ये हमारे पास टेस्टिस है, टेस्टिस से हमारे पास ये ऊपर यहाँ पे हमारे पास एपिडाइमिस का रीजन दे रखा है। ये एपिडाइमिस के रीजन के बाद में यहाँ से हमारे पास निकलती हुई गई है हमारी जो सेमाइनल वेसिकल है वो, ठीक है। सेमाइनल वेसिकल पहली बात तो ये मान लो हमारे पास कि ये हमारे पास ये वाला जो एरिया है ये हमारे पास जो यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है, जिसमें यूरिन का स्टोरेज होता है वो है। उसके बाद ये पीछे से होती है, एग्जैक्टली पीछे से लूप ओवर करती जाती है इसके आगे की तरफ, ठीक है, यहाँ से ऐसे करके, ठीक है। अब ये जैसे जा रही है सेमाइनल वेसिकल, सॉरी ये जो है हमारे पास अभी ये जो हमारे पास है अभी ये हमारी वास डिफरेंस है। वास डिफरेंस जब ये आगे की तरफ आ गई है, अब उसके बाद क्या होगा, अब इसको सिक्रीशन मिलेगी सेमाइनल वेसिकल की, ठीक है। मान लो यहाँ पे ये हमारी जो ब्राउन कलर की बना रही हूँ मैं, ये सेमाइनल वेसिकल है। अब इसको इसकी सिक्रीशन मिलेगी। अब हमारे पास मैं बना रही हूँ एक और कि ये येलो कलर का कि ये जो है ये हमारे पास प्रोस्टेट ग्लैंड है, ठीक है। उसके साथ साथ में मैं यहाँ पे छोटा सा बना रही हूँ यहाँ पे रेड सा, ये हमारे पास बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, ठीक है। उसके बाद में इन सब से होती हुई ये जो हमारी वास डिफरेंस थी वो गुजरती है। उसके बाद में आगे जा कर के ये जो पर्टिकुलर वास डिफरेंस थी अब आगे जा कर के वो बन गई है यूरेथ्रा, ठीक है। तो यहाँ पे यूरेथ्रा आ गया है एंड यहाँ पे जो ये ओपनिंग है बेसिकली आप उसको बोलोगे यूरेथ्रल मीटस, इसको क्या बोलोगे, यूरेथ्रल मीटस। और यहाँ पर जो बाहर की तरफ से आपको देखने को मिलेगा ये वाला जो यहाँ ये तक जो पार्ट आएगा ना, यहाँ तो ये तो अंदर की तरफ है, ठीक है। ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट आएगा यहाँ पे ये स्क्रोटम वाला पार्ट है, ये जो आपको पेल्विस रीजन में देखने को मिलेगा, ये वाला एग्जैक्टली आपकी कॉपुलेटरी ऑर्गन बनती है जिसको हम बोलते हैं पीनिस। और इसके पास बाहर का एक सरफेस होता है, इसको हम बोलते हैं प्रोप्यूस या फिर फोरस्किन, ठीक है। अब ये फोल्ड ऑफ स्किन होता है बेसिकली प्रोप्यूस या फिर फोरस्किन, जो ये वाला ग्रीन वाला पार्ट मैंने अभी बनाया है इसको बोलते हैं प्रोप्यूस या फिर फोरस्किन, स्किन का फोल्ड होता है बेसिकली, ठीक है। तो अभी तक हमने जितना भी देखा उसमें क्या था, ये ब्लू वाला था हमारे पास स्क्रोटम के ऊपर हमारे पास ये जो ग्रीन कलर का है ये एपिडाइमिस एंड यहाँ से निकलता हुआ गया है हमारा वास डिफरेंस, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास ये जो पीछे पर्पल कलर का ये जो दे रखा है ये वाला पर्टिकुलर ये यूरिनरी ब्लैडर था, जिसके ऊपर से लूप ओवर करते हुए हमारे पास हमारा जो वास डिफरेंस है वो आई है। उसके बाद में उसने अटैचमेंट दिखाया है अपना विद द जो हमारी सेमाइनल वेसिकल है उसके साथ में उसकी सिक्रीशंस बेसिकली उसने ली हैं। एंड उसके बाद में यहाँ पर हमें इसने सिक्रीशंस ली हैं प्रोस्टेट ग्लैंड की, उसके साथ ही साथ में इसने सिक्रीशंस ली हैं उसके बाद ही इसने सिक्रीशंस ली हैं ऑफ द बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड की। उसके बाद में यहाँ पे आगे जा कर के यहाँ पे यूरेथ्रा बनाई है उसने और यहाँ पे यूरेथ्रल मीटस है यहाँ पे ये इस तरीके का। एंड यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर एरिया दिख रखा है हमें, ये जो पर्टिकुलर एरिया दिख रहा है ये है एग्जैक्टली कॉपुलेटरी ऑर्गन जिसको हम पीनस बोल रहे हैं, ठीक। तो ये इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जो कि आप एनसीईआरटी के डायग्राम में भी देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि वहीं यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर की लूप ओवर करती हुई या फिर उसके आगे पीछे से आगे आती हुई यहाँ पे आकर के ये जो हमारे पास वास डिफरेंस थी उसने आके अटैचमेंट दिखाई है विद द सेमाइनल वेसिकल से उसकी सेमाइनल प्लाज्मा की सिक्रीशंस को गेन किया है स्पर्म के अंदर, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड आती है, प्रोस्टेट ग्लैंड से उसकी सिक्रीशंस ली हैं। उसके बाद में साथ ही साथ में उसने पहले तो आगे देखो क्या होता है कि जैसे मान लो ये हमारे पास हम लोगों ने बात की जैसे ये हमारे पास वास डिफरेंस आ रही है, ठीक है। ये ग्रीन वाली हमारे पास वास डिफरेंस है। यहाँ पर हमारे पास
जो ये ब्लू कलर की है, ये हमारे पास जो हमारी समाइनल प्लाज्मा, सॉरी समाइनल वेसिकल है वो है, ठीक है। ये हमारे पास समाइनल वेसिकल है और ग्रीन वाली जो है वो हमारे पास हमारी वास डिफरेंस है, ठीक है। मैं लिख भी देती हूँ एक बार को, ये हमारे पास वास डिफरेंस है और ये हमारे पास हमारी समाइनल वेसिकल है, ठीक है। उसके बाद में आगे जा कर के इन लोगों ने, ये लोग मिले हैं आगे जा कर के प्रोस्टेट ग्लैंड पे। ये हमारी पी से प्रोस्टेट ग्लैंड है, ठीक है। तो एग्जैक्टली क्या हुआ, यहाँ से इसकी सिक्रीशंस आ रही है, यहाँ से इसकी सिक्रीशंस आ रही है, यहाँ से इसकी सिक्रीशंस आ रही है और यहाँ पर आकर के ये चीज़ अटैच हुई है, ठीक है। और ये अपनी फिर सिक्रीशन दे के आगे इसको भेज रही है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हो रही है ना, ये वाला पर्टिकुलर जो ये जो आप बोल सकते हो ये जो मीटिंग पॉइंट है, ये जो एग्जैक्ट मीटिंग पॉइंट है वास डिफरेंस का और समाइनल वेसिकल का, इसको बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है। उसके बाद में फिर यहाँ पर आगे जा करके इसने यहाँ पे थोड़ी बहुत सिक्रीशंस ली हैं ऑफ द बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। अब एग्जैक्टली इनकी सिक्रीशंस में होता है कि वो हम आगे रीड करेंगे, बट इतना आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। उसके बाद में फिर आगे क्या होता है, उसके बाद में ये होता है कि यूरेथ्रल मीटस के थ्रू मतलब बेसिकली चीज़ें यूरेथ्रा में जाती हैं, जिसमें कि प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रीशन है, जिसमें कि समाइनल वेसिकल की सिक्रीशन है, जिसमें कि बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड की सिक्रीशन है और स्पर्म्स तो डेफिनेटली हैं ही। ये सारी सिक्रीशन जाती है यूरेथ्रा के थ्रू। जब यूरेथ्रल मीटस के मतलब बेसिकली आप बोल सकते हो जब सेक्सुअल एक्साइटेशन की सिचुएशन आती है, तब ये पर्टिकुलर सिक्रीशंस जो हैं वो यहाँ से रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद में आप देखो कि यहाँ पर जैसे हमने लिखा भी, इवन एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है कि यहाँ पे ये ग्लांस पीनस है, यहाँ पे बाहर की तरफ ये स्किन का फोल्ड है, फोरस्किन या फिर प्रप्यूस भी बोल सकते हो आप इसको, प्रप्यूस भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आगे की तरफ। यहाँ पर ये पीछे की तरफ रेक्टम वाला एरिया दिखाया हुआ है, यहाँ पर ये एनस वाला एरिया दिखाया हुआ है, जो कि पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है, तो हम इसके बारे में बात नहीं करने वाले हैं, लेकिन आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। और बाहर से दिखाया हुआ है कम्प्लीटली पीनस है, ठीक है। अब यहाँ ये वाला डायग्राम और देख लो थोड़ा, ये हो जाएगा हमारे पास पीछे की आगे से बेसिकली यूरेटर्स आ रहे हैं, किडनी से जो बेसिकली आ रहे हैं सिक्रीशंस लेकर या फिर यूरिन को लेकर के, ये हो गया पीछे की तरफ यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। उसके साथ साथ में हमारे पास यहाँ पे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हो गए। फिर एग्जैक्टली चीज़ें होती हैं, देखो मैं बताती हूँ। अभी तक हमने बाहर की तरफ देखा जो कि काफ़ी हद तक सिमिलर था 10 से, ठीक है। लेकिन एग्जैक्टली चीज़ें होती कैसी हैं कि अगर ये टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर भी फर्दर ऐसे करके आप समझ सकते हो कि चीज़ें होती हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे चीज़ें लेके जाई जाती हैं एपिडाइमिस तक, ठीक है। तो उसके लिए दिखाया हुआ है यहाँ पे कम्प्लीटली, जो कि हम आगे जाके रीड कर लेंगे एक बार। तो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स दे रखे हैं। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर मतलब जो सिक्रीशंस बेसिकली सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बनाई जाती थी, सिक्रीशंस तो नहीं लेकिन जो स्पर्म्स सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बनाए जाते थे वो आगे जाके लेके जाए जाते हैं थ्रू रेटिटेस्टिस। उसके बाद में वासा इफ्रेंशिया, उसके बाद में आपके पास आएगा वासा इफ्रेंशिया, और जो कि आगे जाके चीज़ें लेके जाएगा एपिडाइमिस तक। फिर वापस वही सेम चीज़ वास डिफरेंस के बाद में लूप ओवर करता हुआ समाइनल वेसिकल की तरफ, देन प्रोस्टेट ग्लैंड, देन बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, एंड देन यूरेथ्रा की तरफ से, एंड देन ये जो यूरेथ्रल मीटस वाला एरिया है इसमें से निकल जाएगा बाहर की तरफ। और इस वाले जो बेसिकली आप बोल सकते हो कि जो एनलार्ज एंड होता है ना पीनस का, ये जो एनलार्ज्ड एंड है पीनस का, देखो ये तो कम्प्लीटली पीनस हो गया, ठीक है। लेकिन इसका जो एनलार्ज्ड एंड है आपको दिख रहा होगा ये थोड़ा सा एनलार्ज वाली सिचुएशन में है, ठीक है। ये जो ये से मान लो ये पीनस हो गया, इसका थोड़ा जो उसका आगे का टिप है बेसिकली वो थोड़ा सा एनलार्ज वाला पार्ट है, उसको हम बोलते हैं ग्लांस पीनस, ठीक है। और उसकी बाहर का जो ये स्किन का फोल्ड है उसको बोलते हैं प्रप्यूस, ठीक है। अब आगे जाके रीड कर लेते हैं बस थोड़ा सा। द मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स इंक्लूड रेटिटेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, एपिडाइमिस एंड वास डिफरेंस। जैसे हमने बात की थी कि हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसके अंदर फर्दर कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि जो हमारी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो गई एक तो, एंड देन हमारे पास मेल एक्सेसरी डक्ट्स हो गई, मेल ग्लैंड मतलब मेल सेक्स ग्लैंड्स हो गई, ठीक है। जिसमें कि हमारे अगर आप बात करते हो ग्लैंड्स के लिए, तो ग्लैंड्स के लिए हमारे पास नाम आता है प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, समाइनल वेसिकल के लिए, बिकॉज वो अपनी सिक्रीशंस रिलीज़ कर रही होती है यहाँ पे। लेकिन हम बात करते हो मेल एक्सेसरी डक्ट्स का, जो कि चीज़ें लेके जाने का काम कर रही है, जो कि ट्रांसपोर्ट का काम कर रही है स्पर्म के लिए या फिर जो भी चीज़ है, उसको बोलते हैं हम लोग मेल एक्सेसरी डक्ट्स, जिसके के अंदर आती है रेटिटेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, एपिडाइमिस एंड वास डिफरेंस। जब आप बात करते हो कि हमारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में हमारे पास जो स्पर्म्स थे वो बन गए, लेकिन वो एपिडाइमिस तक पहुँचते कैसे हैं, तो बीच में ट्रांसपोर्ट के लिए हमारे पास जो डक्ट्स होती हैं उनका नाम दे रखा है रेटिटेस्टिस। फिर देन जाता है चीज़ें वासा इफ्रेंशिया के अंदर, देन जाती हैं एपिडाइमिस के अंदर, एंड देन फिर वास डिफरेंस के थ्रू बाहर निकल जाती हैं, जो हमने अभी तक पढ़ा, ठीक है। तो कैसे आता है, पहले आता है रेटिटेस्टिस,
पहले आता है रेटिटेस्टिस, उसके बाद में आता है वासा एफरेंशिया, देन आता है एपिडायमिस। ठीक है, आगे की तरफ रीड करते हैं। The seminiferous tubules of the testis open into the vasa efferentia through retrotestis. The vasa efferentia leave the testis and open into epididymis located along the posterior surface. अब देखो पहले पढ़ लेते हैं, इसके फिर बताती हूँ। Of each testis, the epididymis leads to vas deferens that ascends to the abdomen and loops over the urinary bladder. It receives a duct from seminal vesicle and opens into urethra as the ejaculatory duct. जो मैंने काफ़ी हद तक आपको एक्सप्लेन कर ही दिया था काफ़ी हद तक, बस एक चीज़ यहाँ पे रह गई है, बस वो बता दूँगी मैं। These ducts store and transport the sperms from the testis to the outside through urethra. The urethra originates from the urinary bladder and extends through the penis to its external opening called the urethral meatus. इसकी ओपनिंग को बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस। बेसिकली यहाँ जो ये ओपनिंग दिख रही है हमें, इसको बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस। ठीक है, और ये जो पीनस का पार्ट है, जो एनलार्ज पीनस का पार्ट है, इसको बोलते हैं, देखो ओपनिंग को बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस, लेकिन जो पीनस का पार्ट है पूरा का पूरा, इसको बोलते हैं, जो एनलार्ज पार्ट है इसको बोलते हैं ग्लैंस पीनस। ठीक, पहली चीज़। देन दूसरी चीज़ जो आती है कि ये जो वास डिफरेंस है, बेसिकली वास डिफरेंस जो है ये जो टेस्टिस है वहाँ से, मतलब आप वो समझो कि जो एपिडायमिस है, जैसे मान लो आपका ये टेस्टिस वाला एरिया है, ये आपका टेस्टिस वाला एरिया, ये टेस्टिस है आपकी, इसके पीछे की तरफ ये जो आपका ये जो आप इसका पीछे पोस्टीरियर सरफेस पे, इसके पीछे की तरफ यहाँ पे एग्जैक्टली एपिडायमिस लाई कर रही होती है। इसके पीछे की तरफ एपिडायमिस एग्जैक्टली लाई कर रही होती है। यहाँ से निकलती है वास डिफरेंस जो कि ऊपर की तरफ जाती है, यानी कि जो अभी तक सब चीज़ें, यानी कि टेस्टिस जो अभी तक हमारे पेल्विस रीजन में प्रेजेंट थी, अब उसकी जो ये डक्ट है, जो वास डिफरेंस की जो डक्ट है, वो हमारी बॉडी के एब्डोमेन तक जाती है, एब्डोमिनल रीजन तक जाती है, और उसके बाद में वहाँ पे जो यूरेटर होती है, ये जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, उसकी आगे मतलब उसके पीछे से आगे की तरफ निकलती है। ठीक है, आप समझ रहे हो ना, पीछे से आगे की तरफ निकलती है। जैसे आप समझो कि आप खड़े हो, आपके पीछे बैक साइड से किसी ने बॉल फेंकी और आपके आगे आई है, ऐसे समझो। ठीक है, पीछे से एकदम आगे की तरफ जो ये यूरिनरी ब्लैडर की आगे आती है बेसिकली वास डिफरेंस। फिर आगे आके जो मैंने आपको चीज़ें थी वो बता दी कि सेमिनल वेसिकल के साथ में अटैच होती है, इजैकुलेटरी डक्ट बनाती है, ये सब चीज़ें। ठीक, तो स्क्रॉटम क्या जो अंदर था टेस्टिस, उसके पीछे उसकी पोस्टीरियर साइड पे जो ये एपिडायमिस थी वो लाई कर रही थी, और एक्जैक्टली जो ये स्पर्म्स का प्रोडक्शन था वो होता था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म्स को एपिडायमिस तक कैसे पहुँचाया जाता था? पहली बात तो चीज़ें ट्रांसपोर्ट की जाएंगी रेटिटेस्टिस के थ्रू। पहले चीज़ें ट्रांसपोर्ट होंगी किसके थ्रू? पहले चीज़ें ट्रांसपोर्ट होंगी रेटिटेस्टिस के थ्रू। ठीक है, पहले चीज़ें ट्रांसपोर्ट होंगी रेटिटेस्टिस के थ्रू। उसके बाद में चीज़ें जाएंगी वासा एफरेंशिया के पास, वासा एफरेंशिया के पास। ठीक है, उसके बाद में जाएंगी एपिडायमिस के पास, उसके बाद जाएंगी हमारे पास वास डिफरेंस पास। उसके बाद में आप चीज़ जानते हो कि सेमाइनल वेसिकल एंड देन प्रोस्टेट ग्लैंड एंड देन बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये अपनी सिक्रीशंस रिलीज़ करेंगे। देन हमारा जो यूरेथ्रा है, जो कि जस्ट यूरिनरी ब्लैडर के बाद में स्टार्ट हो जाता है। जब आप उसको पढ़ते हो ना अपना एक्सक्रीशन चैप्टर के अंदर, तो अभी आपको समझ में आएगा ये चीज़ कि यूरिनरी ब्लैडर के बाद में तुरंत यूरेथ्रा शुरू हो जाता है। तो उसके बाद में यूरेथ्रा के साथ में इसकी सिक्रीशंस मिल जाती हैं। मतलब जब सेक्सुअल एक्साइटेशन होती है तब तक ये चीज़ें स्टोर होती हैं, लेकिन जब सेक्सुअल एक्साइटेशन होगी तब ये चीज़ें रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाती है। कौन? सीमेन। द पीनस इज द मेल एक्सटर्नल जेनिटली, जैसे हम बात कर चुके हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू दैट हेल्प्स इन इरेक्शन ऑफ द पीनस टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। द एनलार्ज एंड ऑफ पीनस कॉल्ड द ग्लैंस पीनस इज कवर्ड बाय अ लूज फोल्ड ऑफ स्किन कॉल्ड द फोर स्किन, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। और इसको हम प्रोप्यूस भी बोल सकते हैं, इसको आप साथ में प्रोप्यूस भी बोल सकते हो। ठीक है, इसको आप प्रोप्यूस भी बोल सकते हो साथ में। तो एक्जैक्टली होता क्या है? उसके बाद होता यह है कि जैसे मान लो ये पीनस है, ये पीनस का एरिया है, इसका जो यहाँ पे इसका जो एंड है ये थोड़ा सा एनलार्ज होगा, थोड़ा सा बड़े साइज़ का होगा। ठीक है, ये मान लो आपका ये पूरा पीनस है। ठीक है, अब मान लो कि इसके अंदर से यहाँ से ये बेसिकली जो ब्लैक कलर की लाइन है, ये खाली हमारा जो यूरेथ्रा है वो है, और यहाँ पे आके ये ओपनिंग हो रहा है। और जो इसकी ओपनिंग होगी इसको बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस। इसकी ओपनिंग को क्या बोलते हैं? यूरेथ्रल मीटस। और ये जो ब्लैक वाला पार्ट है ना, ये जो लाइन आ रही है, ये जो मैंने ब्लैक से लाइन दिखाई है, ये अंदर वाली है ये आपकी बेसिकली आप बोल सकते हो इसको यूरेथ्रा है, ये आपकी यूरेथ्रा है। ठीक है, ये इसके आपकी यूरेथ्रा है। उसके बाद में ये हो जाएगा यूरेथ्रल मीटस। उसके बाद में यहाँ पर साइड में क्या होता है? साइड में आपके पास यहाँ पे कुछ इरेक्टाइल टिश्यूज़ लगे होते हैं। कुछ इरेक्टाइल टिश्यूज़ होते हैं जो कि सेक्सुअल एक्साइटेशन के टाइम पे पीनिस को इरेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, पीनिस को इरेक्ट करने का काम करते हैं। और ये जो स्वॉलन सरफेस है, स्वॉलन सरफेस बोलो, या फिर ये जो एनलार्ज सरफेस है एंड पे पीनिस के, उसको बोलते हैं ग्लैंस पीनस। और इसके ऊपर एक स्किन का फोल्ड लगा होता है। बेसिकली इसके ऊपर एक स्किन का फोल्ड लगा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं फोर स्किन या फिर प्रोप्यूस। ठीक है,
अब ये जो येलो कलर की मैंने चीज़ बताई, ये क्या बताया, ये स्पेशलाइज टिश्यू है जो कि इरेक्शन के दौरान मदद करता है। इसमें ब्लड सर्कुलेशन होता है एंड देन जो पीनस होता है वो इरेक्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं। द मेल एक्सेसरी ग्लैंड इंक्लूड पेयर्ड seminal vesicle, a prostate, and paired bulbourethral gland. Secretions of these glands constitute the seminal plasma, which is rich in fructose, calcium, and certain enzymes. The secretions of bulbourethral gland also helps in lubrication of the penis. तो बेसिकली जो seminal plasma है उसके अंदर हमारे पास फ्रुक्टोज उसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, उसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे फ्रुक्टोज होता है, कैल्शियम होता है एंड कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि कहीं ना कहीं स्पर्म के जो इंसेमिनेशन कह रही हूँ मैं, फर्टिलाइजेशन में कहीं ना कहीं मदद कर रहे होते हैं, या फिर स्पर्म की कहीं ना कहीं को मतलब बेसिकली आप बोल सकते हो कि स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, चाहे वो सेमाइनल प्लाज्मा से सिक्रीशंस आ रही हो, प्रोस्टेट ग्लैंड से सिक्रीशंस आ रही हो, सब यानी कि जो ग्लैंड्स है बेसिकली प्रोस्टेट ग्लैंड हो गई, चाहे वो सेमाइनल वेसिकल हो गई, चाहे वो हमारे पास बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड हो गई, ये कहीं ना कहीं ऐसी सिक्रीशंस रिलीज़ कर रही होती हैं। इस वजह से इनको हम लोग जो मेल ग्लैंड्स हैं, फिर मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं बेसिकली, उसकी कैटेगरी में डालते हैं। ठीक है, अब इसी सेमाइनल प्लाज्मा के अंदर जो कि सेमाइनल वेसिकल रिलीज़ कर रही होती है, उसके अंदर फ्रुक्टोज होता है जो कि कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन देता है, कैल्शियम होता है जो कि इसकी मोटिलिटी को मेंटेन कर ले जाता है, और कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद में जो हमारा पास हमारी छोटी सी मटर के साइज़ की बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड थी, बहुत छोटी सी ग्लैंड होती है, ये एग्जैक्टली लुब्रिकेशंस रिलीज़ कर रही होती है, जो कि क्या करती है, पीनस के जो बेसिकली आप इंसेमिनेशन की जब बात करते हो तो इंसेमिनेशन ईजिली हो जाए, ठीक है, पीनस की लुब्रिकेशन में मदद करती है। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू।